जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास है तो कोई भी चीज़ आपको उस काम को करने से रोकने न दे। दुनिया के सभी महान काम इम्पॉसिबिलिटीज़ के खिलाफ किए गए हैं। बात सिर्फ ये है कि उस काम को पूरा करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है कि कोई जादुई फॉर्मूला सभी चिंता और समस्याओं का समाधान कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका जवाब क्या है? लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो हमें इन 3 स्टेप्स को सीखना चाहिए। स्टेप 1, गेट द फैक्ट्स। स्टेप 2, एनालाइज द फैक्ट्स। स्टेप 3, अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन दैट डिसीजन। बिना फैक्ट्स को एकत्रित किए अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी न करें। हालांकि दुनिया के सभी फैक्ट्स को जानने से हमें तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम उनको एनालाइज और इन्वेस्टिगेट नहीं करते। डीन हॉक्स ने अपने अनुभव से पाया है कि फैक्ट्स को लिखने के बाद उनका विश्लेषण करना बहुत आसान होता है। वास्तव में केवल फैक्ट्स को कागज़ पर लिखना और अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से बताना हमें समझदारी भरे निर्णय तक पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। जैसा कि चार्ल्स केटरिंग ने कहा है, एक समस्या को सही ढंग से व्यक्त करना उस समस्या को आधा सॉल्व करने के बराबर है। एक व्यक्ति जो ईस्ट एशिया में सबसे सफल अमेरिकी व्यवसायियों में से एक, मिस्टर लिचफील्ड, 1942 में चीन में थे। जब जापानियों ने शंघाई शहर के पर्ल हार्बर पर हमला किया, उस वक्त लिचफील्ड शंघाई में एशिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। जापानियों ने एक आर्मी इंस्पेक्टर भेजा जो वास्तव में एक नौसेना अध्यक्ष था, और लिचफील्ड को आदेश दिया कि वे इंस्पेक्टर को कंपनी की संपत्तियों को नष्ट करने में इस आर्मी इंस्पेक्टर की सहायता करें। लिचफील्ड के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें सहयोग करना था, नहीं तो मृत्यु निश्चित थी। लिचफील्ड ने वही किया जो उन्हें बताया गया था, लेकिन $7,50,000 की एक सिक्योरिटीज़ की ब्लॉक थी जिसे लिचफील्ड ने इंस्पेक्टर को दी गई लिस्ट से निकाल दिया। उन्होंने उस सिक्योरिटीज़ के ब्लॉक को लिस्ट से निकाला क्योंकि वे उनके हांगकांग संगठन की थी और उनका शंघाई की असेट्स से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद लिचफील्ड को डर था कि अगर जापानियों को पता चला तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं, और वही हुआ। जब इसके बारे में पता चला तब लिचफील्ड ऑफिस में नहीं थे, लेकिन उनका मुख्य अकाउंटेंट वहाँ था। उसने लिचफील्ड को बताया कि जापानी इंस्पेक्टर गुस्से से पागल हो गया। वो आप पर चिल्लाया और आपको चोर और गद्दार कहा। लिचफील्ड ने जापानी सेना का विरोध किया था। उन्हें पता था कि इसका क्या मतलब था। उन्हें ब्रिज हाउस में फेंक दिया जाएगा। ब्रिज हाउस जापानी गेस्टापो का टॉर्चर कक्ष। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों को शारीरिक या मानसिक यातनाएं दी जाती है। लिचफील्ड के व्यक्तिगत मित्र थे जिन्होंने उस जेल में ले जाने के बजाय खुदकुशी कर ली थी। उनके अन्य दोस्त थे जो 10 दिनों के पूछताछ और टॉर्चर के बाद उस जगह पर मर गए थे। अब उन्हें खुद ब्रिज हाउस के लिए नामांकित किया गया था। लिचफील्ड ने क्या किया? उन्होंने रविवार दोपहर को ये खबर सुनी। लिचफील्ड को लगा कि उन्हें डरना चाहिए, और वे डर जाते अगर उनके पास अपनी समस्याओं को हल करने की एक निश्चित तकनीक नहीं होती। वर्षों से जब भी वे चिंतित होते तो हमेशा अपने टाइपराइटर पर 2 प्रश्न और उनके उत्तर लिखते। 1, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ। 2, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। उन्होंने पाया कि प्रश्नों और उत्तरों को लिखना उनके सोचने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसलिए उस रविवार के दोपहर वे सीधे अपने कमरे में गए और टाइपराइटर निकाला। लिचफील्ड ने लिखा, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ। उसके नीचे उन्होंने लिखा, मुझे डर है कि कल सुबह मुझे ब्रिज हाउस में फेंक दिया जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न टाइप किया। लिचफील्ड ने उस 4 कार्यवाहियों पर विचार करने और लिखने में घंटे बिताए जो वे कर सकते थे, और प्रत्येक कार्यवाही का संभावित परिणाम क्या होगा। मैं जापानी इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता। अगर मैं उसे ट्रांसलेटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसे फिर से उकसा सकता हूँ। इसका मतलब मौत हो सकती है क्योंकि वो निर्दयी है। मैं भागने की कोशिश कर सकता हूँ। असंभव।
वे हर समय मुझ पर नज़र रखते हैं। मुझे YMCA में अपने कमरे में आते वक्त और कमरे से बाहर जाते वक्त जांच करनी होती है। अगर मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो शायद पकड़ा जाऊँगा और गोली मार दी जाएगी। मैं यहाँ अपने कमरे में रह सकता हूँ और फिर कभी ऑफिस के पास नहीं जाऊँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जापानी इंस्पेक्टर संदेह करेगा। शायद सैनिकों को मुझे पकड़ने और बिना मुझे एक शब्द कहने का मौका दिए ब्रिज हाउस में फेंकने के लिए आदेश देगा। मैं सोमवार की सुबह की तरह ऑफिस जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस बात की संभावना है कि जापान एडमिरल इतना व्यस्त हो जाएगा कि वे मेरे द्वारा किए गए कार्य के बारे में नहीं सोचेगा। भले ही वो इसके बारे में सोचे, वो शांत हो सकता है और मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, भले ही वो मुझे परेशान करे। मेरे पास उसे समझाने की कोशिश करने का एक मौका होगा। इसलिए सोमवार की सुबह की तरह ऑफिस जाना और ऐसे व्यवहार करना जैसे कुछ गलत नहीं हुआ मुझे ब्रिज हाउस से बचने के 2 मौके देता है। जैसे ही लिचफील्ड ने सब कुछ सोच लिया और सोमवार की सुबह की तरह ऑफिस जाने की चौथी योजना को स्वीकार करने का निर्णय लिया, तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। जब वे अगली सुबह ऑफिस में गए तो जापानी इंस्पेक्टर वहाँ सिगरेट के साथ बैठा था। उसने हमेशा की तरह लिचफील्ड को घूरा और कुछ नहीं कहा। 6 सप्ताह बाद इंस्पेक्टर टोक्यो वापस चला गया और लिचफील्ड की चिंताएं समाप्त हो गई। निर्णय ले और उस पर अमल करे। गैलन लिचफील्ड का अनुभव किसी निर्णय पर पहुंचने के महत्व को दर्शाता है। वह ऐसी स्थिति में फंस गए थे जिसमें जितना मुश्किल था। कोई भी निर्णय गलत हो सकता था। हालांकि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, पर बिना सोचे लिए गए निर्णय अंधाधुंध तरीके से कार्य करने का चुनाव करता है, न कि तर्कसंगत तरीके से, और इसके परिणाम जानलेवा होते हैं। इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज़ अवर रिएक्शन टू इट।